कोष्टक चिन्ह आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, कितने प्रकार के होते हैं कोष्टक? यहां पर इसको हम क्या कहते हैं? बड़ा कोष्टक। और इसको क्या कहते हैं? छोटा कोष्टक। ध्यान रखिएगा, होता है मझला कोष्टक, होता है रेखा कोष्टक, होता है, तभी तो मैंने कहा 4 कोष्टक होते हैं। लेकिन हम हिंदी भाषा में प्रयोग जो करते हैं केवल 2 का ही करते हैं। किसी विशेष या विषम परिस्थितियों में अगर हमें मझला कोष्टक का प्रयोग करना पड़े तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जब मैथ में लगाते हैं तो सबसे पहले बड़ा कोष्टक, फिर उसके बाद आप ये मझला कोष्टक लगाते हैं जो इस तरह से आता है, फिर छोटा कोष्टक, इसके बीच में रेखा कोष्टक तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। और जब हिंदी में लगाएंगे तो इसको इसी तरह से ही बंद करना होगा। और इसका मतलब क्या होता है, कुछ हिस्सा यहाँ लिखा हुआ है, फिर उसमें जरूरत आई तो यहाँ लिखा है, इसमें भी अगर जरूरत पड़ी तो ऐसी। और ऐसी जरूरत हिंदी में बहुत न के बराबर ही पड़ती है, वहां पर 2 से ही काम चल जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये नहीं बताया, सिर्फ एक ही बताया, यानी ये 2 ही कि हमें जरूरत पड़ती है अगर हम कोष्टक लगा रहे हैं जहां, और उसमें भी कोष्टक लगाने की जरूरत पड़ती है बीच में, तो फिर हम सबसे पहले बड़ा कोष्टक लगाएंगे, उसके अंदर छोटा लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हमने यहाँ पे छोटा लगा दिया, अब जरूरत आई तो यहाँ ये लगा दिया, ये गलत तरीका होता है। ठीक है, इससे बात ध्यान रखिएगा, मैथ में भी गलत होता है, ऐसे भी गलत होगा। ठीक, तो चलो यहाँ पे इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष का अर्थ बताने के लिए। जैसे मान लो हमने पंक्ति में कोई शब्द लिखा है, उसका अर्थ अगर हमको समझाना है तो हम उसके अर्थ के आगे कोष्टक में लिख देते हैं। कोष्टक में लिखा हुआ है तो उसको समझिएगा कि वो उसका अर्थ है, यानी उसकी व्याख्या है। इसके बाद वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए जब हम काव्य लिखते हैं, और काव्य में अगर हम कोई ऐसी बात बता रहे हैं जो महसूस लेखक खुद नहीं, मतलब जो पाठक है वो अपने आप महसूस नहीं कर सकता, लेकिन उसको बताना जरूरी है साइड में, तो उसे हम ब्रैकेट में लिख के बता देते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि सुबह में नायक या नायिका सुबह में उठ रहा है या उठ रही है, तो उसका दृश्य दिखाते हैं कि वो अंगड़ाई लेते हुए उठा। तो अब ये वाली चीज तो दिखा रहे हैं, अंगड़ाई लेते हुए उठा और आवाज लगाई, मम्मी चाय कहाँ है मेरी, तो ये डायलॉग तो लिख दिया, इसे तो वो मुंह से बोल देगा। लेकिन अंगड़ाई लेते हुए उठा, ये वाली चीज दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ब्रैकेट में लिख देंगे जब हम संवाद बनाते हैं तो वहां पे। ठीक, तो इसमें उदाहरण लिख लो। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं, मान लो हमने वाक्य लिया कि शहर होते ही चिड़ियाएं चहकने लगी, हमने वाक्य लिखा। अब ये शहर जो शब्द हमने लिखा, अब आपको पता है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, तो हम हो सकता है कि सबको ना पता हो, तो हम उसका बताने के लिए, अब ये तो हम अलंकार लगाने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कॉमा लेंगे, उसमें हम लिख देंगे सुबह। और यहाँ आपको एक चीज और पता चल जाती है कि सुबह का पर्यायवाची शहर है। ठीक है, वो शहर नहीं, गांव से शहर वो नहीं, शहर मतलब सुबह के लिए। ठीक है, और आप बहुत सारी शेरो शायरियों का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ये उर्दू शब्द है, शहर होते ही चिड़ियां चहकने लगी। इसी तरह के संवाद में हम बात करते हैं, जो मनोभाव की हम बात कर रहे हैं। मान लो अगर ये शब्द मैं हटा दूं, उत्तेजित होकर, इस शब्द को मैंने हटा दिया और डायलॉग हो गया सीधा कि भगत सिंह कह रहे हैं कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना शीश भी दे सकता हूं, तो आप इस डायलॉग को कैसे बोलोगे? सबके भाव बदल जाएंगे अलग अलग। कोई आराम से बोलेगा, हाँ मैं अपनी मातृभूमि के लिए शीश भी दे सकता हूँ, ऐसा भी होगा। कोई जोश से बोलेगा, लेकिन जैसे ये लिख गया उत्तेजित होकर, तो आपके दिमाग में ये डिसाइड हो गया कि अब वो आलस से भी नहीं बोलेगा, उत्तेजित होकर यानी गुस्से वाली आवाज में उसे वो बोलेगा। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है, यानी जब हम अपना कोई मनोभाव दिखाना चाहते हैं कि किस मनोभाव से वो डायलॉग बोला जा रहा है, तो उस चीज को भी हम किसके अंदर लिखते हैं? कॉमा के अंदर, यानी कोष्टक के अंदर हम लिखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कैसे आ जाता है कि कभी संवाद लिखते समय मनोभाव को प्रदर्शन करने के लिए हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, कोष्टक का प्रयोग करेंगे इन सब। आगे देखो, विस्मरण चिन्ह या हंस पद या त्रुटि बोधक। अब ये हंस पद को अंडरलाइन कर लो, बहुत बार आता है, पूछता है कि हंस पद निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह तो पढ़े नहीं, हंस पद को क्या जानेंगे, हर बार क्वेश्चन ऐसे ही रह जाता है।
तो बार बार रिपीट होता है। तो हंस पद हम कहते हैं विस्मरण चिन्ह को या त्रुटि बोधक चिन्ह को। और विस्मरण चिन्ह का मतलब होता है जब गलती से कोई शब्द हमसे छूट गया, हम लिख रहे हैं और जब गलती से छूट गया और हम नहीं चाहते अब उस लाइन को पूरा काट कर नए सिरे से लिखना, तो हम उसी लाइन में कैसे अपनी त्रुटि को सुधारेंगे, तो उसके लिए हमारा काम करता है विस्मरण चिन्ह, जिसे हम त्रुटि बोधक कहते हैं और हंस पद कहते हैं। अब इसे हंस पद क्यों कहा गया है ये रीजन मुझे समझ में नहीं आया, पर हंस पद के नाम से प्रश्न आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो देखो इस चिन्ह का प्रयोग होता है ऐसे, और आप लोग इसका प्रयोग कभी नहीं करते। आप इस चिन्ह को किससे बदलते हैं, ऐसे या ऐसे, के बाद इसको बंद कर देना। अब नीचे लिखना है या ऊपर लिखना है उसका प्रयोग करना है। और कैसे करोगे तो मेरे साथ लिखो, यहाँ पे हम उदाहरण लेंगे। गलती हो गई, अब हम मिटाना नहीं चाहते, हमें इसी वाक्य में क्या करना है, सही करना है। तो हम कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि वो कहाँ आ रहा है शब्द। मैं भाई के साथ बाजार, इन साथ और गया के बीच में आना है। और अब देखो हमारे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, स्थान हमारे पास नीचे है, तो हम उस शब्द को नीचे फिट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यही तो था हमारा त्रुटि बोधक विस्मरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग हमने थोड़ा नीचे वाली लाइन में किया और यहाँ पे हमने लिख दिया बाजार। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाजार। अब हमें क्या समझ में आता है, हमें समझ में आता है, या कोई दूसरा भी पढ़ेगा तो वो कहेगा मैं भाई के साथ बाजार गया, आराम से पढ़ लेगा, उसको समझ में आ गया, यानी हमारी जो त्रुटि हुई थी वो हमने सही कर दी। अब मान लो हम दूसरा वाक्य लिखते हैं, मोहन अपना कार्य हम भूल गए। अब नीचे तो जगह नहीं है हमारे पास, हम ऊपर वाली लाइन में इसको सही करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि इसको हम ऐसे पलट देंगे, ध्यान रखिएगा कभी नहीं पलटेंगे, इस तरह से हम कभी इसको नहीं पलटेंगे। बस अंतर क्या होगा, जब हमने नीचे लिखा था तो लाइन के नीचे वाले हिस्से पे इस चिन्ह का प्रयोग किया था, और जब हम इसको ऊपर लिखने जा रहे हैं तो लाइन के ऊपर वाले हिस्से पर हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे मोहन अपना कार्य हर रोज करता है। अब एरो नहीं लगाना है, इससे पहले आप एरो लगाते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को हम संकेत चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम है इसका संकेत चिन्ह। लाघव शब्द लघु से बना है, लघु मतलब छोटा। जब हम किसी बड़े वाक्य को हम या बड़े शब्द को हम छोटे रूप में लिखना चाहते हैं तो वहां पर हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लाघव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, हम लिखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश हमारा ज्यादा लंबा हो जाता है, तो हम इसको उत्तर प्रदेश को लिखने के लिए हम उ और ये लाघव चिन्ह और इस तरह से लाघव चिन्ह का प्रयोग करके लिख देते हैं, और इसे हम पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश। और ये चीज हम बहुत फेमस शब्दों के साथ ही करते हैं जिसका मतलब लगभग हर किसी को पता होता है। ठीक है, जैसे मान लो शब्द है हमारा डॉक्टर। डॉक्टर शब्द है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं तो हम इसका प्रयोग इस तरह से करते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिए, जब हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें बिंदी का प्रयोग होता है, ठीक है, शॉर्ट के लिए, जो छोटा शब्द बनाने के लिए। लेकिन हिंदी के अंदर छोटी सी गोल बिंदी का प्रयोग होता है, छोटी सी गोल, और इस तरह से। तो लाघव चिन्ह, इन दोनों में अंतर होता है। हिंदी के अंदर ये ऐसे बनता है, इसलिए याद रखिएगा। परीक्षा में आपके दोनों तरफ, एक तरफ डॉट देके दे देगा और एक तरफ ये, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यही वाला होता है। लोप चिन्ह का मतलब क्या होता है, लोप का मतलब होता है गायब। ठीक है, जब हम लिखते समय किसी चीज को, किसी पद को गायब कर देते हैं और वो हमें दिखाना होता है कि यहाँ पर कुछ गायब है, ये समझाना है, तो हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए, वही जैसे मैंने बताया कि हम बोलते बोलते अगर चुप हो जाते हैं तो वहां के लिए, गोपनीय या अश्लील पदों को छिपाने के लिए। हम संकेत दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लो हमने कहा कि अरे वहां पुलिस वाला खड़ा था तो मैंने देखा उसने जबरदस्त गाली दी ... तो यहाँ फिर आया तो देख लूंगा। अब जो ... किया वहां उसने कुछ अश्लील पद बोला, लेकिन हमने वहां पे क्या कर दिया ... तो हम समझ गए कि कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा, है ना। तो ये ऐसे समझाने के लिए, यानी अश्लील पदों को छिपाने के लिए, रिक्त स्थान को दिखाने के लिए।
अगर हम कहीं रिक्त स्थान दिखा रहे हैं तो वहां पर भी हमें पता चल जाता है कि इस स्थान पर कोई ना कोई शब्द आएगा। कहानी आदि में सस्पेंस लाने के लिए, यानी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, कि जैसे कहानी आ रही है, लेखक लिख रहा है कि फिर नायक इस तरह से हांफते हुए कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बंद करके ... फिर उसके बाद अगला वहां पे पॉइंट, मतलब दूसरा सीन आ गया। अब दिमाग में यार फिर क्या हुआ, अभी तो उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, दरवाजा बंद करके फिर क्या हुआ, तो वहां पे हमारे दिमाग में क्या रह गया, सस्पेंस रह गया। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं, लोप चिन्ह का। लोप का मतलब होता है गायब। जो पद गायब हो गया वहां से तो उसके पीछे तो जिज्ञासा अपने आप बन जाएगी, तो इसी को हम कहते हैं। तो इसमें उदाहरण आप लिख सकते हो, लिखो, पुलिस वाले ने गाली देते हुए कहा ... सुधर जाओ वरना अंदर कर दूंगा। सुधर जाओ वरना अंदर कर दूंगा। दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह, मैंने आप लोगों को बताया था वर्णमाला के अंदर कि ये जो प्लुत है ये स्वर नहीं है हिंदी में, अब ये प्लुत चिन्ह हो गया है। यानी हिंदी में किसी शब्द को खींच कर बोलने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उस शब्द को हम खींच कर बोलते हैं। जैसे दिया है हिंदी में प्लुत स्वर के उच्चारण में या किसी को पुकारने में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मान लो हमने लिखा मोहन, तो मोहन हम लिख रहे हैं, तो मोहन इस तरह के उच्चारण को हम लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इस तरह से। मान लो हमने लिखा राधा, तो हमने इसका प्रयोग किया, समझ गए। तो इसका मतलब होता है जहां भी ऐसा लिखा हुआ होगा इसे खींच के बोलना है। अगला चिन्ह आता है पुनरुक्ति या अनुवृत्ति। पुनरुक्ति हो या अनुवृत्ति हो, इसका मतलब होता है दोहराना, एक चीज को फिर से दोहराना, ठीक है। पुनरुक्ति का मतलब होता है, तो जब हम ऊपर लिखे हुए शब्द को नीचे अगर हम दोहराना चाहते हैं तो हम वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और ये माना जाता है कि जो ऊपर लिखा है वही शब्द नीचे भी है, तो वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। और किस तरह से करते हैं वो देखिए, जैसे आप लोगों ने कभी अपने घर के लिए राशन लिखा होगा तो आप अक्सर इस चिन्ह का प्रयोग करते होंगे, या फिर जब आप मैथ में पढ़ते हैं एकक नियम जो आते हैं कि इतने मजदूर इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो इतना मजदूर इस काम को, अब यहाँ पे आप दोबारा नहीं लिखते, अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह लगाते हैं, तो वही पुनरुक्ति चिन्ह यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 17 में दिया है टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह का अपना कोई विराम चिन्ह नहीं है, वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है कि आप किसी भी चिन्ह को टीका सूचक चिन्ह के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप स्टार को प्रयोग कर सकते हैं, प्लस को कर सकते हैं, हैशटैग को कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इन सब को कर सकते हैं टीका सूचक के लिए। अब टीका सूचक लगाया कैसे जाता है वो यहाँ पे आपको देखना है। दिया है जब कोई शब्द किसी पैराग्राफ में होता है और यदि उस शब्द के बारे में कुछ अलग से सूचना देनी होती है तो उस शब्द पर एक चिन्ह लगाया जाता है और उसी चिन्ह को पैराग्राफ से अलग कर कर वो सूचना लिख दी जाती है। ऐसे चिन्ह को टीका सूचक चिन्ह कहते हैं। कुछ समझ में आया आपको? न समझ में आया तो चलो समझ लो। ऐसे उदाहरण दिया है यहाँ पर, देखो आपने देखा होगा बहुत सारी किताबें हैं। जैसे मान लेते हैं हम, ये एक किताब का पेज है जिस किताब पर ये हमने पूरा लिखी हुई है। अब यहाँ पे लिखते लिखते हमें यहाँ दिखाई देता है कि जो ज्योत्सना शब्द है इसके ऊपर यहाँ पे स्टार लगा दिया है। कहने का मतलब है हम यहाँ पर इस शब्द के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो हमने इस पे स्टार लगाया। स्टार लगाने के बाद पंक्ति के जो पेज है उसके लास्ट में हमने फिर से इस स्टार का प्रयोग किया और इसके बारे में लिखा कि ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है। ये हमने सूचना यहाँ पे दी। इस पंक्ति में तो हम यहाँ नहीं लिख सकते थे, हम इसमें ब्रैकेट में लगाकर भी यहाँ नहीं लिख सकते थे। हाँ, हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते थे, बस कि ज्योत्सना आगे ब्रैकेट में चांदनी, सिर्फ उसका अर्थ लिख सकते थे कि ज्योत्सना का मतलब क्या होता है। लेकिन हमने ये जो लिखा कि चांदनी का पर्यायवाची है, इतनी बड़ी जो हमने इंफॉर्मेशन दी, यहाँ जो सूचना दी है उसे हम अलग से लिखते हैं। तो ये जो अब यहाँ पर चिन्ह प्रयोग हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये चिन्ह हमारा टीका सूचक चिन्ह कहलाता है। तो ऐसे ही आप लोग प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप कुछ लिख रहे हो, मैंने आपसे कहा कि ऐसे स्टार लगा लो,
आपने स्टार लगा लिया उस पे, और एक कोने में स्टार के सामने लिख दिया कि इसका मतलब है कि इसका प्रयोग किसी अन्य चिन्ह के साथ भी होगा, मतलब इसके स्थान पर कोई दूसरा चिन्ह भी आएगा। तो आपको ये सूचना मिल गई कि जहां भी ये स्टार हमको दिखाई देगा वो उस जगह पर कोई दूसरा चिन्ह भी प्रयोग में आ रहा होगा। तो यही संकेत जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं, टीका सूचक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग होता है। इसके बाद आता है रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह जिसे आप रेखांकित करना कहते हैं, अंडरलाइन कहते हैं, ये बस वही है। जब हम किसी चीज को यहाँ दिया है, जैसे जिन शब्दों या वाक्यों के विषय में कुछ विशेष अवधारणा देनी होती है उनके नीचे रेखा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कई बार हमें ऐसे लगा के और फिर कहा जाएगा रेखांकित वाक्य का अब व्याख्या करिए, या रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए, या रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। ऐसे आते हैं ना आपके गद्यांश में जब प्रश्न आते हैं, तो ये रेखांकित का मतलब होता है जिसके नीचे रेखा खींची गई है। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद आता है हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह जिसे हम बराबर का चिन्ह भी कहते हैं। लिखिए इसके अंदर एक पंक्ति, किसी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, आप अगर कॉमा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं और इसका अर्थ दिखाना चाहते हैं, ये सिंगल पे देखो कॉमा का प्रयोग जो होता है, जो आपने कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया है, वो वाक्य के मध्य में होता है। जब वाक्य के मध्य में आप किसी शब्द का अर्थ दिखा रहे हैं, लेकिन अगर केवल ऐसे शब्द जैसे पाषाण लिखा हुआ है शब्द, या धरा शब्द लिखा हुआ है, अब आपको इसका अर्थ दिखाना है, तो यहाँ पे आप कॉमा का प्रयोग न करके आप क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, यानी तुल्यता सूचक। और आप लिख सकते हैं पाषाण कहते हैं किसको, पत्थर को। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो चीज पत्थर है वही चीज पाषाण है, यानी दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, जैसे धरा पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि धरा ही पृथ्वी है, पृथ्वी ही धरा है, तो दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। अथवा चिन्ह। अथवा चिन्ह आता है एक, इसमें लिखो अथवा चिन्ह हम किसे कहेंगे, किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द के प्रयोग को दिखाने के लिए अथवा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अथवा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम अथवा का प्रयोग करते हैं तो अंतिम में जो कर्ता होता है उसी के अनुसार क्रिया लगती है। अगर हम यहाँ पे घोड़ा और यहाँ गाय कर दें तो चल रही है हो जाएगा फिर। ठीक, तो यहाँ पे अब हमने जैसे इसमें लगाया, तो आप ये बताइए कि इस वाक्य को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है कि घोड़ा चल रहा है या गाय चल रही है। दोनों में से कोई एक हमें जानकारी नहीं है, इसलिए कहा है कि गाय अथवा घोड़ा। तो हम यहाँ पे अथवा ना लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम हिंदी में ऐसे या अथवा ऐसे शब्द का प्रयोग करते थे, अब हम यहाँ शब्द न लिख के हम इस चिन्ह का प्रयोग करके इसे लिख सकते हैं, लेकिन नियम वही रहेगा कि जो क्रिया है वो अंतिम कर्ता के अनुसार होगी, जो अंतिम कर्ता है। समझ गए? आधा लिख दिया, पूरा कर दो उसको। मैदान में चल रहा है। ठीक है, समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह आपका एक ऐसा चिन्ह है जो एक निश्चित नहीं है, ये कई सारे लगाए जाते हैं। जैसे हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमने इस तरह से प्रयोग किया इसका, इसको कई बार 3 क्रॉस करके भी आता है। ठीक है, कई बार केवल इस तरह से आता है, कई बार आपको ऐसे आ जाता है, ऐसे लिखा, यहाँ क्रॉस कर दिया, ये आ गया। तो ये विभिन्न प्रकार से बनता है। लास्ट में लगता कैसे है, जब पंक्ति खत्म होती है, अभी इसको लिखना मत, इससे पहले एक पंक्ति लिखनी है आपको। जैसे यहाँ पे लाइनें कोई खत्म होती हैं, उसके 2-3 पंक्ति छोड़कर ये पेज के बीचों बीच में इसका प्रयोग कर देते हैं। और इसका प्रयोग कब, कहाँ, कैसे होता है, तो उसमें लिखो किसी लेख अथवा अध्याय, किसी लेख अथवा अध्याय अथवा पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उसके नीचे ये लिखना है आपको। ठीक है, उसके नीचे ये लिख लो।
आपकी परीक्षा में अलग अलग तरीके से पूछा। एक बार पूछा गया था निम्न में से समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है, तो ऑप्शन में ये दिया हुआ था, ठीक है। एक बार पूछा था प्रश्न कि समाप्ति सूचक कैसे लगाएंगे, तो ये दिया हुआ था नीचे। कई बार ये रेखा मतलब रेखा सूचक चिन्ह के आ जाता है, तो रेखा चिन्ह में तो नहीं, आपको ध्यान देना है कि बुक के अगर मध्य में लगाया हुआ है तो ये आपका समाप्ति सूचक चिन्ह होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसे ही आपका ये विराम चिन्ह भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और जितने भी विराम चिन्ह आपने पढ़े उनको अच्छे से लगाना सीखना है।